नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम राजस्थान जीके पढ़ रहे थे आने वाली वैकेंसियों के लिए, जैसे कि हाई कोर्ट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, एसआई हैं, और भी वनपाल, वन रक्षक, लैब असिस्टेंट, ऐसी वैकेंसी आगे आने वाली है। उसके लिए अभी से हम तैयारी कर रहे हैं। फ्रीली, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको संपूर्ण जीके कंप्लीट कराया जाएगा। और जो हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसका कंप्लीट कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक जरूर कीजिएगा। यदि आपको भली मैटर पसंद आए या ना आए, एक कमेंट करके जरूर जाइएगा हमारे वीडियो में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे और आपके लिए कुछ फायदेमंद सामग्री ला सके। तो आज हम बात करते हैं, जो हम पढ़ रहे थे भूगोल भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्थिति विस्तार की संपूर्ण क्लासें की थी। उसके बाद हम भौतिक विभाजन की तरफ पढ़े थे, भौतिक प्रदेश पढ़ा था, जिसमें हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश स्टार्ट किया था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी दो भागों में बांटा था, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त यानी जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, और युक्त यानी जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त के कुछ भाग बाकी रहे थे हमें। वो बाकी रहे थे हमारे कुछ बालू का स्तूपों के नाम, जैसे पैराबोलिक, शिप, इस प्रकार के दो अपने बालू का स्तूप बाकी रहे थे। फिर हम एक नया टॉपिक आगे इसी के कड़ी में शुरुआत करेंगे। हम उसका नाम है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसमें हमादा, इर्ग और ये सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं कहता हूं जो व्यक्ति सीरियसली होकर इस वीडियो को पूरा देखेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी आने वाले समय में। वो भले किसी भी एग्जाम में बैठो, राजस्थान भूगोल उसके पकड़ में होगी, कोई भी सवाल उसको अटपटा नहीं लगेगा। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण अध्याय। यदि आपने पहले की कोई क्लासें नहीं देखी हैं तो जाकर जरूर देखेगा, आपको वास्तव में मजा आएगा, क्योंकि हमारी क्लासें वास्तव में धुआंधार खतरनाक होती है। आज हम बात करते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप क्या होते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप। हमने अगली क्लास में बरखान के बारे में पढ़ा था। बरखान के बिल्कुल विपरीत है ये। हमने देखा था कि बरखान इस प्रकार का होता है, अर्धचंद्राकार, जिसके इस तरफ से हवाएं चलती है। लेकिन इसके विपरीत है, इसके उल्टा काम है, यहां पर उल्टी गंगा बहती है। ये लो, हवा इस ओर से आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? बरखान के विपरीत। बरखान के विपरीत, या फिर हम कह सकते हैं बरखान का विस्तृत रूप। ये बरखान का विस्तृत रूप है। कहां पाया जाता है? तो ये चूरू, सीकर, झुंझुनू में अधिक पाया जाता है। तो हम बात करते हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर। विस्तार इसका कहां पर है? तो विस्तार चूरू, झुंझुनू और सीकर, शेखावाटी प्रदेश में इसका विस्तार ज्यादा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो साथ ही साथ रफ कॉपी लेकर आप बैठ जाइए, या नोट्स को कॉपी लेकर बैठ जाइए, नोट्स बनाते जाइए। और यदि आपको नोट्स बिल्कुल फ्री चाहिए, एकदम बने बनाए, कि हाँ भाई हम तो बने बनाए, अब तो अंत समय चल रहा है परीक्षा का और हम यहाँ पर इतना भीड़ भाड़ में नहीं बना सकते नोट, तो एक बेहतरीन उपाय है ये जीके भाई श्रीकांत। ये अपने क्या है? टेलीग्राम चैनल है, जीके भाई श्रीकांत रेगर। इसे ज्वाइन कर दीजिए। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, अंदर जाकर देखेंगे 2 दिन लगातार आपके पिछले 2 दिनों से नोट्स आ रहे हैं। ओके, तो वो नोट्स आप या तो डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप पेपर पर उतार सकते हैं, और नहीं तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पर क्विज भी मिलेगी। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है
कोई वैकेंसी के बारे में महत्वपूर्ण खबर आ जाती है तो वो हम इसी टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। फिर जो यहाँ पर हम वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, उसका जो लिंक होता है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर हम एक और बात करते हैं कि भाई सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर है। इसके बाद एक और बालू का स्तूप रहेगा सीप। क्या? सीप। फिर हमारा बालू का स्तूप खत्म हो गया। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर है और पैराबोलिक प्रकार का बालू का स्तूप कहां पाया जाता है। सर्वाधिक पैराबोलिक बालू का स्तूप, सर्वाधिक पैराबोलिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाया जाता है। यानी पैराबोलिक है जो अपने जैसलमेर में सर्वाधिक है, जैसलमेर में पाया जाता है। ठीक है, पैराबोलिक कहो या मैं कहूं, सारे के सारे जितने भी बालू का स्तूप है वो सब जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। एक और पॉइंट लिख देना कि जैसलमेर में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सभी प्रकार के बालू का स्तूप हो? बरखान, सीप, पैराबोलिक और भी अपने जो अर्धचंद्राकार, सब्र काफिज, ये सारे होते हैं, वो कहां पर पाए जाते हैं, एक साथ कहां देखने को मिलेंगे? तो वो अपने हैं जोधपुर। जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। तो जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ओके, जोधपुर एक ऐसा जिला है जहां पर सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप जोधपुर शहर में आकर कहो यहाँ तो बालू का स्तूप नहीं है, घंटाघर है, तो यहाँ पर घंटाघर ही मिलेगा, क्योंकि वो शहर है, शहर में बालू का स्तूप देखने को नहीं मिलते। आपको ग्रामीण परिवेश में जाना पड़ेगा जहां पर रेगिस्तान है, और वहां पर आपको जोधपुर जिले में देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि फिर मुझे आकर कमेंट में कहो कि भाई जोधपुर गया था वहां पर तो बालू का स्तूप नहीं है, तो ऐसा नहीं। अगला हमारा हो जाएगा शिप। शिप के बारे में हम बात करते हैं। शिप वो वाली शिप नहीं है जो पानी में तैरती है, या फिर वो वाली शिप नहीं है जो चरने जाती है एवड़ में, वो वाली भी शिप नहीं है। यहाँ पर है शीप। शीप क्या है? शीप अपने बालू का स्तूप है। शीप अपने बालू का स्तूप है। शीप ये लीजिए, शीप ये किस प्रकार का होता है? ये अपने अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप का आधा होता है। अर्धचंद्राकार का आधा हो जाता है, यानी अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप हमने देखे इस प्रकार से। लेकिन इस बहिराम ने क्या किया, यहां से कट कर दिया। अब ये जिस प्रकार का रहा है, जैसे मान लो गाय का सींग है, क्या है? गाय का सींग। गाय के सींग क्या आकार है? सी से सींग, सी से सीप। ट्रिक बना लो, सींग और सीप, यानी सींग जैसा है वो सीप है। ओके, तो सीप कहां पर पाया जाता है? सीप पाया जाता है संपूर्ण राजस्थान में देखने को मिल जाता है। ये कैसा है? तो अर्धचंद्राकार का, अर्धविकसित, अर्धविकसित, अर्ध अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप।
यानी ये आधा विकसित है बालू का स्तूप। अर्ध विकसित अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप है, यानी कि जो अर्ध चंद्राकार था वो आधा ही विकसित हुआ, इसलिए वो हमें फिर ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, मिट्टी के अभाव के कारण ऐसा हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी जहां पर बालू का स्तूप देखने को नहीं मिलेंगे तो फिर क्या मिलेंगे? मैदान मिलेगा, मैदान मिलेंगे, पथरीला मैदान मिलेगा, रेतीला मैदान मिलेगा, इस प्रकार से। तो बालू का स्तूप अपने खत्म हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं ताकि ओके। तो अपने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। एक बार फिर से कहता हूं, यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वास्तव में लाजवाब आपकी तैयारी हो जाएगी, मजा आ जाएगा। ओके, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसमें आपको तीन चीजें देखनी मिलेगी। क्या चीज मिलेगी देखने को? एक आपको मिलेगी हमादा, नंबर 2 पर मिलेगी ईर्ग, नंबर 3 पर मिलेगी रेग। हमादा, ईर्ग और रेग, ये क्या होता है? हमादा वो चीज होती है जहां पर पथरीला मैदान हो। कैसा मैदान हो? पथरीला चट्टानी मैदान, पथरीला चट्टानी मैदान। ठीक है, मैदान, पथरीला चट्टानी मैदान। फिर हमें देखने को मिलता है ईर्ग, रेतीला मैदान। कैसा? रेतीला, रेतीला मैदान। और नंबर 3 पर है रेग। ये रेग भाई बीच महिला है, यानी कि ना ये स्त्री है ना पुरुष है। ठीक है, तो ये क्या है? ये पथरीला चट्टानी रेतीला मिक्सर है, यानी मिश्रित पथरीला रेतीला। तो पथरीला व रेतीला मिश्रित। कैसा है? ये भाई मिश्रित है। ओके, पथरीला व रेतीला मिश्रित है। ये आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने दे दी है। अब हमादा कहां पर फैला हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। हमादा फैला हुआ है पोखरण, मोहनगढ़ और बालोतरा। पोखरण, मोहनगढ़ और बालोतरा। पोखरण, मोहनगढ़ और फलोदी। मोहनगढ़, पोखरण और फलोदी। तो ये मान लीजिए एक मैंने ऐसे त्रिभुजाकार बना दिया। यहां पर अपने बालोतरा, यहां पर है फलोदी जो अभी नया जिला बना है, और यहां पर है मोहनगढ़ पोखरण। मोहनगढ़ को या पोखरण को, ये दोनों एक ही जगह है, आसपास नहीं है। और जैसलमेर कह सकते इसको, जैसलमेर जिले में ना, इसलिए फलोदी और बालोतरा अभी नए नए बने हैं। और ये हमादा है। ठीक है, ये दादा नहीं है, हमादा है। ठीक है, तो ये हमादा है। इस हमादा में क्या है? ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत पथरीला है,
और ऊपर से धूप पड़ती है, तो वहां पर बहुत गर्मी होती है। तो गर्मी होती है तो वहां पर क्या किया, सौर ऊर्जा लगा दी। सौर ऊर्जा लगा दी, इसलिए तब से ये सौर ऊर्जा का एकदम भंडार हो गया है। तो ये सौर ऊर्जा की दृष्टि से सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहां पर लिख देता हूं, सौर ऊर्जा की दृष्टि से सर्वाधिक प्रसिद्ध, सौर ऊर्जा की दृष्टि से सर्वाधिक प्रसिद्ध है अपने हमादा। इर्ग रेतीला मैदान होता है और रेग पथरीला मैदान होता है। ओके, आगे हम बात करते हैं लाठी सीरीज के बारे में। लाठी सीरीज क्या होती है? लाठी सीरीज एकदम महत्वपूर्ण चीज है, इससे कई बार सवाल आया हुआ है और भी आएगा, गारंटी। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जल पट्टी, यानी भूगर्भिक जल पट्टी क्या होती है? एक जमीन के नीचे एक लाइन से नीचे पानी की नदी चल रही है, जमीन के नीचे लाइन से पानी की नदी चल रही है, इसलिए वो भूगर्भिक जल पट्टी कहते हैं हम। एकदम पट्टी चल रही है और वहां पर जो कुआं नलकूप लगाते हैं, खोदते हैं, तो वहां से पानी निकलता है। एक साल 1.5 साल पहले एक मामला आया था, वो अपने इसलिए कि वहां पर रेगिस्तान में नलकूप लगाया या बोरिंग किया तो वहां पर पानी पानी हो गया और बाढ़ आने जैसी संभावना हुई थी। तो वो लाठी सीरीज के कारण हुई थी। नीचे लाठी सीरीज है, यहाँ पर सेवण दामन ऐसी घास होती है, उपजाऊ एकदम प्रोटीन युक्त पोषक तत्व वाली घासें होती है। इस सेवण घास में गोडावन अपने अंडा देता है, शरण स्थली है गोडावन की। ओके, तो ये बातें हैं। यहाँ पर एक नलकूप है, चांदन नलकूप, थार का गड़ा कह सकते हैं इसे। तो ये सारी चीजें हम लाठी सीरीज में पढ़ेंगे। इसका विस्तार कहाँ से है? तो मोहनगढ़ से लगाकर अपने पोखरण जैसलमेर, मोहनगढ़ से पोखरण जैसलमेर 60 किलोमीटर लंबी है ये। तो लाठी सीरीज, लाठी सीरीज सिर्फ लाठी नहीं, सीरीज भी है। लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी। ठीक है, जल पट्टी कितने किलोमीटर लंबी है? 60 किलोमीटर लंबी। कहां से कहां तक है? तो मोहनगढ़ से पोखरण, पोखरण ये दोनों कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है, यहां से यहां से 60 किलोमीटर। यहां पर क्या होता है? तो सेवण घास होती है, सेवण दामन। सेवण क्या है? पोषक घास है, घास है। ठीक है, पोषक घास। ठीक है, यहाँ इस सेवण घास को क्या कहते हैं? तो गोडावन की शरण स्थली, गोडावन की शरण स्थली, शरण स्थली भी कह सकते हैं, प्रजनन स्थली भी कहते हैं, प्रजनन स्थली, प्रजनन स्थली, यानी गोडावन यहीं पे प्रजनन करता है। चांदन नलकूप के बारे में देखते हैं कि चांदन नलकूप क्या है। थार का गड़ा कहते हैं चांदन नलकूप को। ओके, चांदन नलकूप है जो कई बार आरएस से लगाकर अपने पशु परिचर तक सब में आया था। ओके, तो चांदन नलकूप चांदन नलकूप, चांदन नल कूप, नल यानी नल और कूप यानी कुआं, नल जैसा कुआं। चांदन नलकूप को क्या कहते हैं? थार का गड़ा।
ये भाई थार का गड़ा है, यहाँ पर पानी खत्म नहीं होता। कहां पर है? तो लाटी सीरीज पर है। ठीक है, लाटी सीरीज पर स्थित है। इसके अलावा एक और चीज है, आकल गांव जैसलमेर में है। यह भी अपने इसी में आता है, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश में। तो आकल गांव क्या है? आकल, आकल गांव में बहुत खतरनाक चीज है। यहां पर मिले हैं आपको अवशेष। अवशेष कैसे मिले हैं? अवशेष मिले आपको डायनासोर के, प्राचीन लकड़ी के। लकड़ी के अवशेष, इसलिए इसका नाम ही यही है, आकल वुड फॉसिल्स पार्क। आकल वुड फॉसिल्स पार्क, फॉसिल्स यानी अवशेष। आकल वुड के यानी लकड़ी के अवशेष है, इसलिए आकल वुड फॉसिल्स पार्क कहां पर है? जैसलमेर में। ये बात आपको याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं कि भाई सेवण घास है जो क्या कार्य करती है। सेवण घास वहां पर कैसे हो जाती है? रेगिस्तान में। तो सेवण घास रेगिस्तान में इसलिए होती है, जो लाटी सीरीज है, मान लीजिए लाटी सीरीज है, यहाँ पर पानी है और सेवण घास हमेशा पानी में होती है। यहाँ पर, यहाँ पर सेवण घास पानी में होती है, नीचे भूगर्भिक जल पट्टी है। फिर अपने एक आती है गोडावन। यहाँ गया गोडावन और यहाँ पर दे दिए दुचुक दुचुक दुचुक, 3 अंडे, और ये अंडे फिर इस यहाँ पर वापस गोडावन बन जाएगी। क्या? गोडावन। तो ऐसे करके फिर इसे गोडावन की शरण स्थली या प्रजनन स्थली भी कहते हैं। और ये बहुत पोषक तत्व है, पोषण पोषक घास है, घास है, ऐसी है पोषक घास। अगर पशुओं को खिलाए तो वास्तव में फिर हम बात करते हैं कि शुष्क मरुस्थल है, वो अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित है। कहां पर स्थित है? अरावली पर्वतमाला और अपने अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। कैसे? पश्चिम में। ये मान लीजिए अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान है। ऐसा नहीं है, लेकिन बना रहा हूं। वास्तव में राजस्थान हमारा बड़ा ही प्यारा है, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता ना, इसलिए। ये अपने यहाँ पर अरावली की पर्वतमाला है। ठीक है, ये अपने क्या है? अरावली की पर्वतमाला। ये है शुष्क मरुस्थल। ये है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये है अरावली। कैसी? अरावली। तो अरावली के कहां पर है? पश्चिम में स्थित है। तो मरुस्थल अरावली के पश्चिम में स्थित है। ओके, यानी कि अरावली के पश्चिम में मरुस्थल स्थित है। फिर इन दोनों को डिवाइड कैसे किया? हमें कैसा पता चला कि ये
अपने ये अरावली की इधर अर्ध शुष्क है, फिर वहां पर शुष्क है। तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली एक रेखा है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। यानी कि जब 50 सेंटीमीटर वर्षा के यहां पर जाएंगे तो ये हो जाएगा मरुस्थल, और 50 सेंटीमीटर रेखा यहां पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगी अरावली। जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम होती है वर्षा वहां पर मरुस्थल, और जहां पर 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पर अरावली। फिर अरावली से आगे जाते हैं तो फिर 80 से 100 ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अरावली और मरुस्थल को बांटा। फिर मरुस्थल को किस प्रकार बांटा, तो यहां तक क्या होता है कि यहां से 10 से 20 सेंटीमीटर यहां पर होती है वर्षा, 10 से 20 शुष्क में, और 20 से 40 होती है अर्ध शुष्क में, ठीक है। 10 से 25 मान लो, 20 से 25 से 50 मान लो, ठीक है। तो ये अपने इस प्रकार डिवाइडेशन किया गया है कि यहाँ पर वर्षा कम होती है, कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर से कम, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से अधिक, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से अधिक, इस प्रकार बांटा गया। फिर कहते हैं कि भाई मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ। तो मरुस्थल का निर्माण में कई सारे पुरानी कहानियां भी हैं, लेकिन वो हमें याद नहीं रखनी। जो वैज्ञानिक तथ्य देते हैं सबूतों के साथ, उसको हमें मद्देनजर रखना है। तो वैज्ञानिकों ने कहा क्या किया, वैज्ञानिकों ने कहा है कि भाई जो अपने पैलियो आर्कटिक युग था, कैसा युग था, नाम भी अजीबो गरीब है, पैलियो आर्कटिक युग, पैलियो आर्कटिक, आर्कटिक युग। इस युग में क्या हुआ कि जो सहारा मरुस्थल था, कैसा सहारा, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो सहारा मरुस्थल, और यहां पर हमेशा था अपना भारत, क्या था, भारत। फिर यहां से पूर्व से पश्चिम की ओर चली हवाएं, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर चली हवाएं, पश्चिम से पूर्व की ओर चली हवाएं, और जैसे जैसे हवाएं चली यहां से धूल भरी हवाएं चली, कैसी, धूल भरी, और जो बालू का स्तूप थे वो वहां से उठ उठ के हमारे राजस्थान में डगला लगा दिया। क्या कर दिया, डगला लगा दिया, ऐसे करके तो मामला डिसमिस कर दिया। अब हमारे यहाँ पर मरुस्थल है, किसके कारण है, जो पैलियो आर्कटिक युग में सहारा मरुस्थल से धूल भरी हवाएं चली, वो हमारे राजस्थान में लाकर इकट्ठा कर दी, यहाँ पर हमें रेत छोड़ दी। ये भी एक लाई गई मिट्टी कह सकते हैं हम। लेकिन एक और तथ्य है कि यहाँ पर पहले 33 सागर था, 33 सागर सूख गया और यहाँ पर मरुस्थल हो गया, क्योंकि यहाँ पर मछली के अवशेष भी मिले। तो ऐसे सवाल बहुत बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, वो भी कभी कभार, लेकिन आपके बस एक मामूली सा याद रखना है। फिर हम बात करें कि थार मरुस्थल कितना बड़ा है, कोई पैमाना है या नहीं है, तो है, पैमाना है। पैमाना क्या है कि जो पूरा मरुस्थल हम लगभग पूरा मरुस्थल देखे, जहां पर कहीं पर थोड़ा थोड़ा है, कहीं पर बहुत ज्यादा है, तो ऐसा औसत मरुस्थल, तो थार मरुस्थल का औसत क्षेत्रफल हम देखें तो 2,10,000 हेक्टेयर, 2,10,000 हेक्टेयर। लेकिन हम बात करें कि जो मूल एकदम मरुस्थल ही है, मूल मरुस्थल है, वो अपने कितना है, तो 1,75,000 वर्ग हेक्टेयर, वर्ग हेक्टेयर। 2,10,000 अपने औसत मरुस्थल है पूरा, जहां पर कहीं पर थोड़े हैं, कहीं पर ज्यादा है।
ऐसे करके। और जहां पर मेन मेन मरुस्थल गिने हम, थोड़ा बहुत को हटा दे, तो वहां पर हो जाएगा 1,75,000 वर्ग हेक्टेयर मरुस्थल। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये अपने बालू का स्तूप मुक्त हो गया, जहां पर 3 चीजें पढ़नी थी अपने, हमादा, इर्ग और रेग। ये महत्वपूर्ण याद रखना। लाठी श्रीज और सेवण घास गोडावन कहां पर प्रजनन स्थली है, और अपने चांदन नल कूप। अब हम शुरू करते हैं अर्ध शुष्क बालू का स्तूप, यानी कि 20 से 50 के लगभग, या 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो वाला, यानी 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वो क्या है अपने, वो है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, नाम से पता चल रहा है आधा शुष्क है, पूरा शुष्क नहीं है। मरुस्थलीय प्रदेश, पहले हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से जिले लगभग लगभग आते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें अनुमान होना चाहिए ताकि हमें पता चले कौन कौन से जिले आ जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ऊपर से, तो श्री गंगानगर, फिर और नीचे आते हैं हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर, बाड़मेर तो ज्यादा में आ जाएगा, बाड़मेर बालोतरा वो अपने शुष्क मरुस्थल में आ जाएगा, जालोर, सिरोही, सिरोही का कुछ भाग आता है, ब्यावर का भी कुछ भाग आता है, ब्यावर। और कोई नया जिला बना क्या, और तो बस इतना ही है। तो यहाँ पर डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन में भी डिक्के 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 डीडवाना कुचामन थोड़े थोड़े हैं जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। अब हम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय को 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। इन जिलों में कुल मिला के अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है सारा सारा, वहां पर हम 4 भागों में बांट देंगे। जैसे पहला हो जाएगा गग्गर बेसिन, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में, चूरू सीकर झुंझुनू में शेखावाटी प्रदेश। फिर आ जाएगा नागौरी उच्च भूमि, जहां पर कुबड़ पट्टी है, वहां पर फ्लोरीन की मात्रा अधिक होती है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है पानी में। तो फिर क्या होता है, जो पानी लगातार पीते रहते हैं, वहां पर पानी यही होता है, तो फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से पानी पीने से एक तो क्या हो जाता है, दांत एकदम पीले हो जाते हैं। फिर यहाँ से एकदम कुबड़ निकल जाती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र निकलती है 40-45 के बाद, तो वो एकदम ऐसे झुक जाते हैं शरीर। तो ये नागौरी उच्च भूमि के अंदर क्या कौन कौन से आ जाते हैं, तो नागौर, डीडवाना कुचामन और अपने अजमेर का कुछ भाग भी आता है। तो नागौरी उच्च भूमि हो जाएगी। और फिर लास्ट में हो जाएगा एक लूणी बेसिन। लूणी बेसिन को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, गोडवाड़ बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश, और एक थोड़ा सा जो लूणी का बेसिन क्षेत्र है वहां पर। तो गोडवाड़ प्रदेश भी हम इसमें पढ़ेंगे, लूणी बेसिन भी इसमें पढ़ेंगे, गगर बेसिन भी इसमें पढ़ेंगे, शेखावाटी प्रदेश इसमें पढ़ेंगे, और नागौरी उच्च भूमि या कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी जो कहे वो सारी इसी में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक तो गग्गर बेसिन नंबर 1, गग्गर बेसिन जहां पर गग्गर नदी का बहाव है। नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश यानी जहां पर पुराने जमाने में कोई समय शेखावत राजपूतों का शासन हुआ करता था, जहां पर 3 जिले हम पढ़ते हैं, चूरू सीकर झुंझुनू। पहले एक बनाया था नीम का थाना, फिर उसको हटा दिया, इसलिए अब 3 जिले हम पढ़ते हैं, चूरू सीकर झुंझुनू। फिर नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि क्या है, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, नागौरी उच्च भूमि। और नंबर 4 पर हो जाएगा अपने लूणी बेसिन, लूणी का जो बेसिन है, लूणी का जहां बहाव क्षेत्र है वो। लूणी बेसिन में कौन कौन से जिले आ जाएंगे, तो लूणी बेसिन में पाली है, ब्यावर है, और अपने अजमेर का कुछ भाग है, बालोतरा है,
जालोर है, सिरोही है, जहां जहां पर लूणी की सहायक नदियां चलती हैं, जैसे कि लूणी की सहायक नदी अपने सुकड़ी, बांडी, जवाई, इस प्रकार की जो जो अपनी नदियां है, खारी, मीठी, ठीक है, वो सारी नदियों का जो बहाव चित्र है वो सारा अपने लूणी बेसिन में आ जाएगा। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। यदि आपको क्लास हमारी अच्छी लगी है, वास्तव में आपके लिए लाभदायक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।